अपना चैप्टर है बच्चा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा अगर हम मीनिंग की बात करें इनिशियली, तो अपने पास देखो सिंपल बात करते हैं, पहले ना एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। इक्विलिब्रियम नाम पता है तुम्हें क्या होता है? मतलब पहले कभी सुना है इक्विलिब्रियम का मतलब? कहां सुना है? फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। उसमें क्या था कि अगर एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं और नेट एल्जेब्रिक सम जीरो आ गया, कि नेट रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है, हम कह रहे थे ऑल द फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं कि फोर्सेस लगनी बंद हो गई थी। अगर यहां पर एक हम रस्सी पकड़ लेते हैं, एक साइड से तुम खींचो, एक साइड से मैं खींचता हूं, कुछ बच्चे मेरी साइड आ गए, कुछ एक टीम उस साइड आ गई, और दोनों साइड से बराबर फोर्सेस लग रही हैं, तो रस्सी किसी भी साइड मूव नहीं कर रही है ना। टग ऑफ वॉर में ऐसा ही होगा, अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस अप्लाई होंगी तो रस्सी बिल्कुल बीच में एक सर्टेन पॉइंट पे रुकी रहेगी। क्या फोर्सेस लगनी बंद हो गई हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर एक साइड ने भी फोर्स लगानी बंद हुई तो दूसरे साइड में रिजल्टेंट निकलेगा और मूवमेंट आ जाएगी। यहां पर फोर्सेस लगनी बंद नहीं हुई है, लेकिन स्टिल नेट ऑब्जर्वेबल चेंज कुछ नहीं दिख रहा है। वो जोर लगा रहे हैं, थक रहे हैं बच्चे वहां पे जोर लगा के, जो टीम है दोनों एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन नेट रिजल्टेंट कुछ नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन में जहां प्रोसेस बंद नहीं हुआ, जहां पर प्रोसेस बंद नहीं हुआ है लेकिन कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं पता चल रहा है कि कुछ वहां बदलाव हो रहा है, उस टाइप को, उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम आ गया। ये फोर्सेस की भाषा में था। अगर मैं सिंपल एक स्टेट्स की भाषा में शुरू करूं, जैसे स्टेट कैसे है, मान लेते हैं एक एग्जांपल जनरेट बनाते हैं अपना, और थ्रू आउट इस चैप्टर में इस एग्जांपल को रेफरेंस लेके समझते चलना। जैसे एक बहुत सीधा सा, बहुत मोस्ट मतलब ये कह लो बेसिक एग्जांपल है समझने के लिए। हमारे पास क्या है, मैंने एक बीकर ले लिया, ये ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने पानी भर लिया, लेट अस अज्यूम इतना पानी भर लिया। अब नीचे से हमने आग लगाई, नीचे वाला कंडक्टिंग बेस है, और यहां से हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना, हीट सप्लाई करनी शुरू करी, तो क्या होगा, इसके ऊपर हमने रख दिया और लेड, क्लोज सिस्टम बना दिया। ठीक बात। अब यहां से जो पानी है यहां तक के लेवल पे था, ये पानी क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट होते होते लेट अस अज्यूम ये इसमें से इतना सारा पानी इवेपोरेट होके ऊपर भाप बन के जम गया है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, वेपर्स जो हैं ऊपर वाले लेड पे इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कर दिया है मैंने, इतने वेपर्स ऊपर टिकेंगे नहीं, अगर नहीं टिकेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगी। तो यहां से जो पानी वेपराइज होकर जा रहा था, अब यहां से कंडेंस होकर नीचे आना शुरू हो गया। अब ये बिल्कुल लास्ट लिमिट थी भाई, इससे ज्यादा वेपर्स ऊपर नहीं टिक पाएंगे। अब जितने यहां से वेपर्स बनते जाएंगे उतने ही वहां से कंडेंस होकर लिक्विफाई होते रहेंगे। क्या अब इस वाटर लेवल में कोई चेंज आएगा? मैं जितनी मर्जी हीट देता जाऊं, क्या यहां पर वेपर्स बढ़ेंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे। क्या यहां पे लिक्विड घटेगा? कभी नहीं घटेगा। क्या लिक्विड बढ़ेगा? वो भी नहीं बढ़ेगा। मैं हीट कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे अगर जो लगातार चलाता रहूंगा, तो हो क्या रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। हुआ कि नहीं? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहां पर ना तो पानी ने इवेपोरेट होना बंद किया है, ना ही यहां पे पानी ने कंडेंस होना बंद किया, लिक्विफाई होना बंद किया। तो ये दोनों प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन हो क्या गया है कि दोनों का रेट जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हैज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आई है? और सिंपल एक टर्म क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आई ये बात? एंड इस जगह पे जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, उस सिचुएशन में, उस पॉइंट पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड बाय द सिस्टम। डन है? पॉइंट समझ में आ गया, मेरा लॉजिक समझ में आ गया इक्विलिब्रियम का। चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। The state or a process or reaction at which the rate of forward reaction and backward reaction become equal is called equilibrium state। ठीक है, ये डबल बी मिसप्रिंट है, इसमें घबराना मत भाई कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा, ये पता चल गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर अपने पास है यहां पे, देखो अपने पास है फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या बात कर रहा हूं, जैसे मैंने ये वाला भी एग्जांपल दिया था, इसके अंदर सीधा सा किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं था, सिर्फ क्या था,
फिजिकल स्टेट में वेरिएशन आ रही थी। जो लिक्विड था वो क्या बन रहा है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जो वेपर्स है वापस लिक्विफाई हो रहे हैं। तो ये क्या था, फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट था, द इक्विलिब्रियम सेटअप इन द फिजिकल प्रोसेस। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चा, द इक्विलिब्रियम सेटअप इन द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, कोई ऐसा होगा जिसके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद प्रोडक्ट वापस से बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे और वो वापस रिएक्टेंट फॉर्म करना शुरू करेंगे। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो जाएगा, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक बात है, ये सिंपल बात है बच्चा। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फिजिकल प्रोसेस। सबसे पहला, एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यही बात, यहीं से हमने शुरू करी थी बात कि ऐसा नहीं है कि वहां कोई प्रोसेस होना बंद हो गया, सिर्फ ऐसा है कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अब कोई मेजरेबल चेंज नहीं दिख रहे हैं हमें। यही हो रहा है कि कोई किसी तरीके के मेजरेबल चेंज वहां हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है एट इक्विलिब्रियम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि अगर ओपन सिस्टम होगा तो वहां से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो तो निकल जाएगा बाहर, गैसेस होंगी, कुछ ना कुछ निकलता जाएगा बाहर, तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। अगर यहां पर हम ये लिड ना लगाते, अगर इस एग्जांपल में मैं लिड हटा देता तो वेपर्स ऊपर उठ जाते, तो कंडेंसेशन कभी होती नहीं, इक्विलिब्रियम कभी अटेन ही नहीं हो पाता। क्लियर है ना ये? तो अगर हमें इक्विलिब्रियम अटेन कराना है तो इक्विलिब्रियम अटेन कराने का सिंपल मेथड क्या है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए। फिर इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वही है जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं। डायनामिक का मतलब क्या होता है? एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है बच्चा? सब कुछ रुक गया है। डायनामिक क्या मतलब है? कुछ भी रुका नहीं है, सब कुछ अंडर प्रोसेस है, सब कुछ चल रहा है, बट हमें वहां पर कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ना तो अपने इस एग्जाम्पल में इवेपोरेशन बंद हुई थी, ना ही कंडेंसेशन बंद हुई थी, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होने के कारण हमें वहां पर कोई चेंज दिखना बंद हो गया था। समझ में आई है? तो डायनामिक का मतलब क्या? वो ऑल्दो देयर इज नो apparent change at equilibrium, yet both the forward and backward reaction continue to take place. ठीक है? डायनामिक का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम के। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये देखो वाटर है, सॉलिड से मेल्ट डाउन होकर लिक्विड बना रहा होगा, लिक्विड वापस सॉलिडिफाई हो रहा होगा। 0 डिग्री टेम्परेचर पे यही होता है। आइस मेल्ट भी होती है, आइस फ्रीज भी होती है, आइस जम रही है, आइस पिघल रही है, वो कॉन्टिन्यूअसली एक प्रोसेस चलता रहेगा हमारे पास। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज of a pure substance at atmospheric pressure are in equilibrium is called normal melting point or normal freezing point of the substance. क्लियर है? एक ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जहां पर रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ लिक्विफिकेशन हो जाएगा। जिस पॉइंट पर लिक्विड फ्रीज होना शुरू करेगा, जिस टेम्परेचर पर फ्रीज्ड सॉलिड लिक्विफाई होना शुरू करेगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा भाई? वाटर है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, ये तो वैसे ही बन गया। फिर है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जैसे आयोडीन होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वो लिक्विफाई नहीं होता, वो डायरेक्टली क्या करता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है उसका। तो इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है? Equilibrium involving dissolution of solid in liquid and gases in liquid. देखो, जब solid in liquid का केस है, sugar in solution और sugar solid, ये क्या केस है? देखो, चीनी को अगर हमें पानी में घोलना है, तुमने कभी चीज नोटिस करी हो कि अगर जो ठंडा पानी होता है, ठंडा दूध होता है, तो उसके अंदर कम चीनी घुलती है, गर्म होता है तो ज्यादा घुल जाती है। हम एक सिंपल एग्जांपल रखते हैं, फिलहाल टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठंडे गर्म वाला पार्ट हटा दे, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर रखना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे अटेन हो रहा है वो भी पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट कर जाएगा। और ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ली चैटले प्रिंसिपल के अंदर हम डेप्थ में पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा। तो अपने पास फिलहाल हम क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरे पास एक लिक्विड है। अब मैं उसमें अगर चीनी घोलनी शुरू करता हूं, मैंने क्या कहा, यहां पर हमारे पास एक बीकर के अंदर हमने क्लोज सिस्टम बनाया और इसके अंदर हमने क्या डाला? पानी है पूरा। इस पानी के अंदर हमने चीनी घोलनी शुरू करी। अब शुगर सॉल्यूशन जब बनना शुरू हुआ तो चीनी अंदर घुल रही है इसके, लेकिन एक सर्टेन
अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व होने के बाद सेचुरेशन आ जाएगी। सेचुरेशन आ जाएगी मतलब और चीनी नहीं घुलेगी। अगर मैं फिर भी चीनी डाल के स्टिर करता जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहां से जो मैं और चीनी ऐड कर रहा हूं वो तो डिसॉल्व हो रही है, लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व है वो क्या होगी, वो प्रेसिपिटेट बन के दाने दाने नीचे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई है? जो यहां से चीनी घुलती जा रही है नीचे वो इकट्ठी होती जा रही है, वो वाली नहीं, ये तो घुल गई लेकिन घुली हुई निकल गई। समझ में आ रही है बात? तो हो क्या रहा है यहां पे, इस प्रोसेस के दौरान अपने पास जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है वही रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के इक्वल हो जाता है। क्लियर बात है? समझ में आ गई? फिर आता है गैसेस एंड लिक्विड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे गैसेस एंड लिक्विड में, हेनरीज लॉ। गैसेस एंड लिक्विड में क्या रहता है, देखो, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। मतलब क्या है, जितना हाई प्रेशर रहेगा किसी गैस के सरफेस के ऊपर उतनी गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होती हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। इसका बहुत सिंपल सरल एग्जांपल क्या है बच्चा, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस सिंपल, सबसे सीधी चीज क्या, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में तुमने देखा है जब ढक्कन बंद होता है बॉटल का, उसे दबा के देखा, वो दबती भी नहीं है, अंदर गैसेस हैं उसके, इसका मतलब इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो पा रही है, पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, उसमें खाली स्पेस है ही नहीं। अब जैसे ही ढक्कन खोलते एक फिज का साउंड आता है, गैस उड़ जाती है। अगर गैस उड़ जाती है तो अब उसका जो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर उसको अब तुम ग्लास में सर्व करते हो, बॉटल की नेक बहुत पतली थी, ग्लास में सर्व किया, बॉटल जो हमारा ग्लास है वो खुला है थोड़ा, तो और प्रेशर रिलीज हो गया। अब प्रेशर और कम होने की वजह से क्या होगा, सॉलिबिलिटी और कम हो जाती है, गैस और उड़ जाती है। 2 मिनट रख दो ग्लास को, मीठा पानी जैसा हो जाता है, उसके अंदर से जो जेन्युइनली जो गैस का टेस्ट था वो खत्म हो जाता है। अब उसी कोल्ड ड्रिंक को किसी प्लेट में डाल दो और अब प्लेट में डाल के पीने की कोशिश करो, वो सबसे ज्यादा वाहियात सी चीज बन जाती है, बिल्कुल ही एक बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा मीठा पानी, उसके अंदर किसी तरीके का कोई गैस का फ्लेवर ही नहीं है। ऐसा क्यों होता जा रहा है, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते जा रहे हैं उसका ऊपर का सरफेस बढ़ता जा रहा है, प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है। जितना प्रेशर कम होता जाएगा उतना ही गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम होती जाएगी, और जितनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी उतनी ही वो गैस उससे निकलती जाएगी। गैस जितनी निकली उतना ही उसका टेस्ट एक सिंपल मीठे पानी जैसा बन गया और कोल्ड ड्रिंक वाला पार्ट हट गया वहां से। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो टेस्ट आता है, जो फिज आता है, वो किसकी वजह से आ रहा था, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब वो गैस बची नहीं तो करके वो सिर्फ एक मीठा पानी जैसा टेस्ट देगा हमें। तो जितना हाई प्रेशर रखेंगे उतनी गैसेस ज्यादा डिसॉल्व हो पाएंगी उसके अंदर। ये बात समझ में आ गई है सबको? और इसी के अंदर एक और चीज होती है, टेम्परेचर का रिलेशन जो रहता है, कि जितना, पहले एक बार इसी को कंप्लीट करते हैं। तो हेनरीज लॉ समझ में आ गया बच्चा? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। जितना ज्यादा प्रेशर सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर रहेगा उतनी गैसेस ज्यादा डिसॉल्व करेंगी। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मास क्या, मास ऑफ द गैसेस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया के, ये क्या होता है हमारे पास, हेनरीज कांस्टेंट, m is equal to kp। फिर आता है द solubility of a gas in a liquid decreases with increase in temperature। decreases with increase in temperature, ये क्या है, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना गैसेस की solubility कम होती जाएगी। ये भी सीधा एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर में भी कोक या किसी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लिखा होता है बेस्ट टेस्ट व्हेन सर्व्ड चिल्ड। बेस्ट टेस्ट व्हेन सर्व्ड चिल्ड, जितनी ज्यादा ठंडी तुम सर्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट देगा। क्यों, जितना लो टेम्परेचर उतनी सॉल्युबिलिटी हाई, जितना लो टेम्परेचर उतनी सॉल्युबिलिटी हाई। सॉल्युबिलिटी हाई तो गैसेस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व ज्यादा रहेंगे। अब तुम उसके ऊपर आइस डाल देते हो, बिल्कुल ठंडा रखते हो, चिल्ड सर्व करते हो, तो गैसेस डिसॉल्व है तो टेस्ट अच्छा आ रहा है। अगर गर्म कभी देखोगे, किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लो, एक ठंडी है एक गर्म है, गर्म वाली को खोलना उसमें से फिज का साउंड ज्यादा आएगा क्योंकि वो गैसेस नॉन सॉल्युबल हो गई है हाई टेम्परेचर पे और वो उड़ जाएंगी। लेकिन जब ठंडी होगी तो खुलेगी आराम से। पहली बात तो आराम से क्यों खुल रही है, क्योंकि गैसेस डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर, ऊपर की तरफ आके ढक्कन को धक्का नहीं मार रही है, तो खोलना फिज साउंड कम आएगा और टेस्ट ज्यादा बेटर आएगा। रीजन कि वहां पर जो गैसेस हैं वो ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल है।
इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। प्लस 2 के अंदर मैं एक एक्सपेरिमेंट कराता होता हूं हेनरीज लॉ के ऊपर ही। तुमने बंटे वाली बॉटल देखी है ना? बंटे वाली बॉटल को तुमने देखा है, जो बंदा होता है वो बहुत जोर लगा के उसके ऊपर जो एक वो गोला सा होता है उसको बहुत जोर से अंदर मारता है, उंगली से धक्का देता है या किसी चीज से मार के तब अंदर जाती है। उसी को अगर बिना जोर लगाए सिर्फ टच करते ही नीचे बॉल गिरानी है, तो सिंपल तरीका क्या है, उस बॉटल को चिल्ड कर दो, बिल्कुल चिल्ड कर दो। अगर वो बॉटल बहुत ठंडी हो गई है, उसको हमने फ्रिज में रख दिया, तो उस बॉटल के अंदर जो गैसेस हैं वो सारी तो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। तो उस जो वो बंटा होता है उसके अंदर जो कंचा होता है, जो बॉल होती है, उसको जो ऊपर रख रही थी गैस, वो तो पानी के अंदर अब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी, तो ऊपर से सिर्फ हल्का सा प्रेशर लगेगा और वो बॉल नीचे चली जाएगी। समझ में आई है? तो ये सीधा सा हेनरी लॉ का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, प्रेशर के साथ रिलेशन है। जितना हाई प्रेशर होगा ओवर द सरफेस उतनी सॉलिबिलिटी ज्यादा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी सॉलिबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? फिर आता है यहां पर एक क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है, इसको हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। मैं एक बार डिस्कस करा देता हूं, साथ के साथ अटेम्प्ट करेंगे। देखो, the solubility of iodine in water is 1.1 times 10 raised to the power minus 3 mole per liter at 288 Kelvin। क्या दे रखा है? solubility of iodine हमें given है 1.1 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter। When 0.200 gram of iodine is stirred in 100 ml of water, क्या करा? 0.200 ग्राम हमने पानी के अंदर 100 मिलीलीटर पानी लिया और उसके अंदर हमने स्टिर कर दिया, घोल दिया। तो टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, व्हाट विल बी द मास ऑफ आयोडीन फाउंड इन द सॉल्यूशन एंड द मास इज लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड। क्या बोला? वो जो हमने आयोडीन डाला है, पहले हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी अपने पास गिवन है। इस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? 1.1 into 10 raised to the power minus 3 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर आयोडीन के 1.1 into 10 raised to the power minus 3 मोल ही घुलेंगे। हमने 100 मिलीलीटर पानी के अंदर 0.200 ग्राम डाल दिया। सिंपल यूनिटरी मेथड का लॉजिक समझ रहे हो इसमें क्या है? 1 लीटर में अगर इतने मोल्स घुलेंगे तो 100 मिलीलीटर में कितने मोल्स घुलेंगे? यहां मोल्स नहीं गिवन, मास गिवन है। मास को मैं गिवन मास बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, तो मैं यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली ये पता लगा सकता हूं कि इतने नंबर ऑफ मोल्स में से कितने मोल्स उसमें डिसॉल्व होंगे। जितने मोल्स डिसॉल्व होने चाहिए वो डिसॉल्व हो गए, और जो बच गए वो नॉन डिसॉल्व या अनडिसॉल्व फॉर्म में हमें मिल जाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। क्या बोला गया है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम what will be the mass of iodine found in the solution and mass that is left undissolved। 0.200 ग्राम में से कितना मास घुल गया है और कितना बिना घुले रह गया है। ये बात समझ में आ गई? After equilibrium is reached with 0.200 gram of iodine and 100 of water, 100 क्या, 100 मिलीलीटर जो हमने किया था, we will add 150 of water to the system। हाउ मच आयोडीन, ये जो गैप है बच्चे यहां पे एक लाइन में सो गई थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। वी विल ऐड 150 ml ऑफ वाटर टू द सिस्टम। हाउ मच आयोडीन विल बी डिसॉल्व्ड एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड एंड व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या है, पहले बता दिया भाई 1 लीटर पानी के अंदर 1.1 मोल 1.1 into 10 raised to the power minus 3 मोल ऑफ आयोडीन ही घुलेंगे। क्लियर है? पहले तो हमें यही दिया है। क्वेश्चन को अगर सबसे पहले क्या करो, स्टार्ट कहां से करो, जो जो गिवन है उसको लिखते चला करो ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। हमारे पास 1.1 times 10 raised to the power minus 3 mole is dissolved in 1 liter, can be dissolved in 1 liter। ये इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है आयोडीन की। फिर इन्होंने बोला है 0.002 ग्राम ऑफ आयोडीन, ये गिवन है 0.200 सॉरी 0.200 ग्राम ऑफ आयोडीन हैज टू बी डिसॉल्व्ड इन कितना, अभी हमें पता नहीं है टोटल में घुलेगा कितना, है ना, मुझे नहीं पता है। या मैं एक काम करता हूं, मैं अभी गिवन वाटर के अंदर मान लेता हूं कि x मोल्स विल डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। ये मान लो, ये कर लो। यहां से मेरे को ये पता चल जाएगा कितना मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आयोडीन के 100 ml में घुल सकते हैं। सिंपल बात है, ये तो यूनिटरी मेथड है भाई। 1 लीटर में इतने, लीटर को एक काम करते हैं, क्या लिख लूं मैं, 1000 ml लिख लूं। 1000 ml में इतने घुलते हैं तो 100 ml में कितने घुलेंगे? बच्चों वाली बात यूनिटरी मेथड से कर लोगे। अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं तो मैं ये भी पता लगा सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं।
निकाल सकता हूं कि नहीं? नंबर ऑफ एटम्स या अमाउंट ऑफ दैट इज इन द मास, ग्राम्स के फॉर्म में मैं ये निकाल सकता हूं कि कितने ग्राम ऑफ आयोडीन घुल रहा होगा। ये भी ठीक है, वहां से मुझे पता चल गया कि 200 ग्राम में से कितना घुलेगा और कितना बचेगा। हिंट समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो? फिर इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि अब जो सॉल्यूशन सैचुरेशन पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, हमने अब उसके अंदर 150 ml 150 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया। क्या किया? वी विल ऐड 150 ml ऑफ वाटर टू द सिस्टम। अब पानी अगर बढ़ा दिया है तो कितने ml अब उसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगा? तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बच्चे कि 100 ml के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स घुलेंगे, ये हमने पता लगा लिया। उससे अब नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंगली मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो जो हमारे पास गिवन मास है 0.200 ग्राम, इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लूं गिवन मास बाय मोलर मास से, है ना। आयोडीन का मोलर मास क्या होता है भाई? कितना है मोलर मास ऑफ आयोडीन? 254। एक आयोडीन का है ना, I2 में एग्जिस्ट करता है, तो वो कितना होगा? 254। तो इससे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, है ना। अगर मैं इस नंबर ऑफ मोल से इसको कंपेयर करूं, ये नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे पास जितने डिसॉल्व हुए हैं वो अगर इससे ज्यादा होंगे तो लेफ्ट ओवर कुछ बचा ही नहीं, सारा ही घुल गया, है ना। लेकिन अगर ये वैल्यू इससे कम आई है तो हमें ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो अनडिसॉल्व रह गए। पता चल रहा है ये वाली बात? अब हमने क्या किया, अगर वो अनडिसॉल्व रह गए हैं, क्वेश्चन के अंदर बोला गया, फिर उसके अंदर 150 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया। क्या बोले? 150 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया। तो नया क्वेश्चन क्या बन गया? अब नया क्वेश्चन बन गया कि भाई 1.1 इंटू 10⁻³ मोल्स डिसॉल्व हो रहे थे 1000 ml में, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे? 150 प्लस 100, है ना, ml में। यही बात बनी कि नहीं? 100 ml पहले था, अब 150 ml और पानी ऐड कर दिया। अब बता देंगे किसमें होगा। सीधा सीधा ये तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को यूज करना है। तो यही पार्ट हमने इस न्यूमेरिकल में पूरा करके देखा हुआ है। हर बच्चा कोशिश करेगा कि अपने आप करे, हिंट लिए बिना। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, नहीं आएगा फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक बात है बच्चा। अब अपने पास टॉपिक आता है इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग केमिकल सिस्टम्स। अब केमिकल सिस्टम में हमारे पास क्या होगा? देखो, द रिएक्शन इन विच the product formed can also react with one another under suitable condition to give back the reactants is called reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है बेटा? एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करा सके। जैसे यहां पर मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है A+B गिव्स प्रोडक्ट C+D। ये अपने पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और यहां पर C+D में भी वो कैपेबिलिटीज हैं कि आपस में मिक्स होके आपस में रिएक्ट करके A+B बना सके। तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सके। तो ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रिया अटेन हो सकता है, इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। वो अटेन कैसे होगा? जब A+B मिलके C+D बनाते जाएंगे, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद वहां सैचुरेशन आएगी। अब C+D रिएक्ट करके वापस से बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, और एक टाइम के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, विजिबल चेंजेस बंद हो जाएंगे, जितने रिएक्टेंट्स और जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी और हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्लियर बात है ये? किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है ना। तो हमारे पास in case of reversible reaction, when the concentration of reactants and product do not change with time, the reaction is called in a state of chemical equilibrium, or at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? दक्ष भाई सब पक्का? हाँ जी, गुरलीन बच्चा समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, करेक्टरिस्टिक्स के अंदर समझने से पहले एक बार ये ग्राफ समझते हैं। और सीधा सा ग्राफ है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा तगड़ा कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या सीधी सी कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास क्या टाइम। कंसेंट्रेशन में क्या रहेगा? देखो, जब हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं तो रिएक्टेंट्स को ये रेड लाइन रिप्रेजेंट करिए। इनिशियली रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन सबसे हाई थी, यही था ना। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एक्सट्रीमली हाई थी, और उसके साथ जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू किया तो यहां से वो कंसेंट्रेशन गिरनी शुरू हुई, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शुरू हो गई। ऐसे ही रहेगा। अब प्रिंसिपल बच्चा बात नहीं।
तो यहां से जैसे जैसे हमारी रिएक्शन अपना प्रोसीड करेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू होती जाएगी। एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर उसकी कंसेंट्रेशन में चेंज आना बंद हो गया है। तो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन और नहीं घट रही। क्यों नहीं घट रही है? क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बन रहे थे अब एक पॉइंट पर आकर वहीं पैरेलली बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया है और अब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा। तो जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे पैरेलली प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देगा, जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने पैरेलली प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बना दिया। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? दैट इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। समझ में आया ग्राफ? और इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या है? ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज like pressure, concentration, density और color remains constant once equilibrium is reached। क्लियर बात है ये? ठीक है। एक टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रख लें तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कंसेंट्रेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, सब कुछ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। आइदर साइड मतलब a प्लस बी से c प्लस डी बने या c प्लस डी से a प्लस बी बने। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी भी साइड से स्टार्ट करो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनइफेक्टेड इफ द रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता है सबको क्या होता है? कैटलिस्ट इज समथिंग व्हिच फास्टन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन को तेज करेगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करेगा लेकिन इक्विलिब्रियम में तो बदलाव नहीं करेगा। जो चीज यहां से वहां तक चेंज होते हुए हो रही थी वो तो उतने ही चेंज के बाद होगी। पहले वो 10 घंटे में हो रही थी, अब 2 मिनट में हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली हो तो फिर भी सेम तरीके से, अमाउंट तो फिर भी सेम है। तो कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? सिर्फ ये टाइम का फर्क आएगा कि ये कम टाइम के अंदर हो जाएगा, पर ग्राफ रिप्रेजेंट इसी कर्व के हिसाब से होगा। क्लियर है? फिर है however equilibrium can be attained in lesser time by the use of catalyst। chemical equilibrium is dynamic in nature, वो हमें ऑलरेडी पता है कि कुछ भी बंद नहीं हुआ है। और यहां पर क्या है देखो, कंसंट्रेशन और टाइम के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों का रेट एक टाइम पे सेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाती है। डन है बच्चे? किसी को यहां तक परेशानी तो नहीं है? अब है टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला है हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस क्या है बच्चा? इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर इन सेम फेज। फेज का मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सारे के सारे गैसेस है। तो अपने पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या रहेगा बच्चा? देखो जैसे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है? गैसियस फेज में। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या है? गैसियस फेज में, गैसियस फेज में। तो हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जिस टाइम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे CH3COH है, लिक्विड फेज में है, C2H5OH लिक्विड फेज में, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी सारा लिक्विड फेज में ही बन रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा? इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर नॉट इन सेम फेज। जैसे MgCO3 सॉलिड फॉर्म में है, बना क्या? MgO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में आ गया, तो सॉलिड और गैसियस का कॉम्बो हुआ, हम इसे क्या कहेंगे कि हेटेरोजीनियस आ गया। वाटर एट लिक्विड स्टेट इट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एट गैसियस स्टेट, तो हम क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर है? नाम से समझ में आ रहा था होमो और हेटेरो का। अब आता है बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ज्यादा रिलेवेंट लॉ, 12th के अंदर भी एक दो जगह काम आएगा और अदरवाइज भी इस पूरे चैप्टर की अब जान प्राण है ये। According to this law, the rate at which substance reacts is proportional to the active mass. Hence, the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactant. क्या बोला गया है? The rate of a chemical reaction is proportional to the product of active masses of the reactants। इसका मतलब क्या है? The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants at constant temperature at any given time. The molar concentration, that is number of moles per liter, is called active mass। क्लियर है? तो एक्टिव मास कुछ और नहीं, वो कंसेंट्रेशन को ही बोल रहे हैं। तो हम क्या बात करें कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, अगर
किसी रिएक्शन का, यही ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी का अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो क्या रहने वाला है, देखो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास रिएक्टेंट्स ए प्लस बी और जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहां पर वो बनेगा के, कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ बी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, क्लियर है? जो के नहीं, के हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, ये रेट कांस्टेंट है, क्लियर है? ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। देन है बच्चा, द रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द फंक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। अब इसको डिफाइन कैसे किया है हमने, देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं इनको 1 डाल दूं, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को अगर मैं यूनिटी ले लेता हूं, तो के की वैल्यू सीधा सीधा आर के इक्वल आ जाती है कि नहीं? तो रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इज कंसीडर्ड टू बी यूनिटी। क्लियर है ये बात? फिर हमारे पास आता है ए प्लस, चलो ये समझ में आ गया। फॉर जर्नल रिएक्शन, अब जर्नल रिएक्शन में हमारे पास क्या फर्क आ जाता है, देखो बच्चा, यहां पर अगर अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं, यहां पर देखो इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं थे, 1 लेके चल रहे हैं। अगर यहां पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मान लो ऐसा है, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। जो जो इनके नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर में चले जाते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास जर्नल फॉर्म आ जाती है। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो बच्चा, लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमारे पास क्या रहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली अपने पास है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर is proportional to the product of the molar concentration of reactant with each concentration term raised to the power equal to the number of molecules of respective reactant taking part in reaction। यही हमने अभी लिखा था, जो मैंने अभी यहां पे बताया था, यही क्या था ना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच कंसेंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, थोड़ा धीरे, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं मैं, कि हमारे पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन टर्म्स रेज्ड टू द पावर द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। तो वही बात थी, इसलिए तेज तेज बोल रहा था कि हम ऑलरेडी 2-3 मिनट से यही बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा? फिर है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रिया कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान दो। ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, हमने एक सिंपल रिएक्शन मान लिया बच्चा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, यही रहेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रहेगा, के एफ टाइम्स ए कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी। के एफ क्या है बच्चा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन में सी प्लस डी से ए प्लस बी बन रहा होगा, तो सी प्लस डी रिएक्टेंट्स की तरह काम करेंगे और ए प्लस बी प्रोडक्ट की तरह बनेगा, यही होगा ना बैकवर्ड रिएक्शन में। सी प्लस डी हमारे पास रिएक्टेंट्स की तरह और ए प्लस बी प्रोडक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अंश पता चल रहा है? तो हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या रहेगा बच्चा, के बी टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी रहेगा। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए इक्वल। तो हमने क्या किया, के एफ टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू के बी टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। ठीक है, अब सी एंड डी इधर रखा, ए और बी को हमने इधर भेज दिया, तो के एफ बाय के बी इज इक्वल टू, रीअरेंज करके कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की टर्म में लिख लिया, और ये किसके इक्वल आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इन दोनों का रेशियो
मिला जुला के हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल के से। कैपिटल के किसके इक्वल आ गया, कैपिटल के किसके आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ में आया। इस कैपिटल के को हम कहते हैं बेटा के एफ बाई के बी, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्लियर है। तो किसी एक रिएक्शन के लिए, किसी एक रिएक्शन के लिए जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ए बी सी डी हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ product of concentration of products upon concentration of reactant raised to the power their respective number of moles। क्लियर है बच्चा। ये the ratio of या the ratio between the product of molar concentration of the products to that of the molar concentration of reactants with each concentration term raised to the power they're equal to its stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation at the constant temperature। क्लियर बात है ये। तो हमारे पास H2 जैसे एक एग्जांपल है बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 1 और 2 है। तो इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, HI रेज टू दी पावर 2 H2I2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुए। क्लियर है ये। और यहां पे हमने ये C क्यों लिखा है, मैंने C इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर ये कंसेंट्रेशन की टर्म्स में है। यहीं पर मैं इक्विलिब्रियम को अगर गैसियस फॉर्म में होता, अगर यही सारा हमारा रिएक्शन गैसियस फॉर्म में ही है जैसे, तो मैं कंसेंट्रेशन की जगह अगर पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में लिख लेता तो वो केपी बन जाता। वो आगे पता चलेगा अभी। तो ये सिंपल, जैसे हमारे पास NH3 गैसियस 5O2 गिव्स 4NO गैसियस प्लस 6H2O, ये हमने बैलेंस किया, सिंपल बैलेंसिंग के तरीके से हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, concentration of NO raised to the power 4, concentration of H2O raised to the power 6 upon concentration of NH3 raised to the power 4, concentration of O2 raised to the power 5। क्लियर बात है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ठीक है ना बच्चा। ऐसे ही हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस सिस्टम के अंदर आएगा उसमें क्या रहेगा, सेम रिएक्शन, देखो सेम बिल्कुल रिएक्शन हमने कंसीडर किया है, लेकिन गैसियस सिस्टम में है, मेरे को पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कंसेंट्रेशन को। तो ए बी सी डी जो है उनके पार्शियल प्रेशर रिस्पेक्टिव क्या है, पीए पीबी पीसी पीडी, ये क्या है, हर गैसियस मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स। तो जो केपी आएगा, सेम जो कंसेंट्रेशन थी उसकी जगह पार्शियल प्रेशर लिख दो। पार्शियल प्रेशर इट इज इक्वल टू केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। तो कंसेंट्रेशन की जगह हमने क्या लिखा, केपी में it is equal to ratio of the product of the partial pressure of products to the partial pressure of reactants raised to the power their respective number of moles। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं CND, उनके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर चले गए उनके पार्शियल प्रेशर्स के, और जो रिएक्टेंट्स थे उनके पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स पावर में गए। सिंपल बात है, कंसेंट्रेशन की जगह सिर्फ पार्शियल प्रेशर लिख दिया, और ये क्या होता है, केपी। क्लियर। अब आता है हमारे पास केपी केसी का रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये वाला, पक्का डेरिवेशन डायरेक्टली दे दी जाती है। देखो केपी केसी का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें। केपी हमारे पास क्या है बच्चा, केपी है जब हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और केसी है जब हम कंसेंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N3D, ये हमारे पास हमने क्या मान लिया बच्चा, M1 M2 है। देखो मैंने अपने नोट्स के अंदर M1 M2 लिखा है तो वही लिख लेता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन है, जो मर्जी लिख सकते। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को मैंने N1 N2 और M1 M2 से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिप्रेजेंट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मान लेते हैं इनका पार्शियल प्रेशर क्या है, पीए पीबी पीसी पीडी, पार्शियल प्रेशर सीधा पीए पीबी पीसी पीडी ले लेता हूं मैं। तो यहां पर केपी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी raised to the power m1, partial pressure of D raised to the power m2 divided by partial pressure of A raised to the power n1, partial pressure of B raised to the power n2। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ये सिंपल सा फंडा था हमारे पास। और अगर यहीं पर मैं केसी के टर्म्स में लिखूं तो केसी क्या आएगा बच्चा, केसी आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ C raised to the power m1, कंसेंट्रेशन ऑफ D raised to the power m2 divided by concentration of A raised to the power n1, कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू दी पावर n2। ऐसा लिख सकता हूं, सॉर्टेड है। अब मुझे अगर केपी केसी के बीच में रिलेशन निकालना है तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, एक रिलेशन पता है, कौन सा, जो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल टू nRT।
ये याद है? P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होती है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर होता है। यही था अपने पास। तो मैं अगर P और N बाय V का रिलेशन निकालूं, P N बाय V RT। अब एक बात बताओ जरा, मैंने N बाय V लिखा है, N बाय V का मतलब क्या होता है? तो हमारे पास P इज इक्वल टू N बाय V RT लिखने से क्या फायदा हुआ? N बाय V जो हमारे पास है ये क्या होता है बच्चा? कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं PA को लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स N1 बाय वॉल्यूम RT, मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना? इस फॉर्म में मैं लिख लूं तो किसी को परेशानी, या मैं इसको सीधा सीधा लिख लूं CRT, किसी को दिक्कत है ना? तो मैं यहां पर PA इज इक्वल टू C दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ A, RT लिख लूं। ये बात समझ में आई है? ये मैंने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैन बी रिटन एज कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स आरटी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ बी आरटी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, कंसेंट्रेशन ऑफ सी आरटी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ डी आरटी। मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये वाली वैल्यू सारी की सारी मैं केपी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं। हाँ जी, ये केपी की वैल्यू के अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पीसी की वैल्यू क्या है बेटा? पीसी की वैल्यू है कंसेंट्रेशन ऑफ सी आरटी रेज टू दी पावर m1। पीडी की वैल्यू कंसेंट्रेशन ऑफ डी आरटी रेज टू दी पावर m2 होल डिवाइडेड बाय पीए के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ ए आरटी रेज टू दी पावर n1, और बी पीबी के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ बी आरटी रेज टू दी पावर n2। सिंपल है। अब एक बात देखो बच्चे, RT 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 बेसिस सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, नीचे ऐड हो जाएंगी, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो पावर ऊपर जाके माइनस में आएंगी। कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू दी पावर m1, कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू दी पावर m2, सॉरी CD, और कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू दी पावर n1, कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू दी पावर n2, और यहां पे क्या आएगा RT। देखो RT की पावर क्या आएगी, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा RT रेज टू दी पावर n1 प्लस n2। ऐसे ही रहेगा कि नहीं? अब RT RT बेसिस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और एक बात देखो जरा, ये क्या बन गया बच्चा, ये तो हमारे पास KC बन गया कि नहीं? तो मैं KP को KC टाइम्स RT रेज टू दी पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 से रिप्लेस कर सकता हूं। और ये जो होता है m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस m2, मैं इसको मिला जुला के डेल्टा NG लिख लेता हूं। डेल्टा NG क्या होता है? डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। डेल्टा NG हमारे पास क्या होता है बेटा? डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये पता चल गया ना, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 को मैं डेल्टा NG लिख रहा हूं। तो मेरे पास जो Kp की वैल्यू है वो क्या आ गई है, Kc टाइम्स RT रेज टू दी पावर डेल्टा NG। ये रिलेशन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है डिराइव करना। डन है बच्चा? क्लियर है? इसी के अंदर हमारे पास डेल्टा NG हमें पता चल गया। आप देखो जो हमारे पास यही हमने जो डिराइव किया है, व्हाइल कैलकुलेटिंग Kp प्रेशर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन बार्स। ये याद रखना, प्रेशर हमेशा किस में रखेंगे हम? बार्स के अंदर। Kp की वैल्यू इज इक्वल टू Kc RT रेज टू दी पावर डेल्टा NG। अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 है तो Kp और Kc क्या हो जाते हैं? इक्वल। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बिल्कुल बराबर है तो डेल्टा NG की वैल्यू 0 हो जाती है। और डेल्टा NG अगर पॉजिटिव है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc, डेल्टा NG नेगेटिव है तो Kp इज लेस देन Kc। क्लियर है ये? ठीक है। इसी के साथ ये बच्चा न्यूमेरिकल्स खुल जाते हैं तुम्हारे लिए। हर बच्चे को अटेम्प्ट करके रखने हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।